नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की, और किस तरीके से वैश्विक मुद्दे उनके सामने हैं। वो क्या बड़े इश्यूज हैं जो कि ट्रंप साहब के बाद अमेरिका का रुख उन मुद्दों पर बदल गया, और अब जो बाइडेन उन इश्यूज पर, उन मुद्दों पर क्या नया रुख अख्तियार करेंगे, और किस तरीके से उन मुद्दों पर दुनिया भर की निगाहें अमेरिका के सामने हैं। क्योंकि जो बाइडेन बुधवार शाम अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। बाइडेन अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति होंगे। साथ ही 4 साल के डोनाल्ड ट्रंप के शासन के बाद बाइडेन एक ऐसे वक्त पर राष्ट्रपति बन रहे हैं जब अमेरिका के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं और कई ऐसे मसले हैं जहां पर ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के रुख को बदला था। उनमें खासतौर पर अगर हम बात करें अमेरिकी विदेश नीति, चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते, पेरिस समझौता, ईरान, WTO, WHO जैसे बड़े मसले हैं। इसके साथ साथ अमेरिका की अगर हम इमिग्रेशन पॉलिसी को देखें, यानी कि शरणार्थी नीति को, और उसके साथ दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका का रुख और दक्षिण कोरिया के साथ भी रिश्ते, तो ये ऐसे बड़े मुद्दे हैं जहां पर सबकी निगाहें होंगी कि अब नए राष्ट्रपति का रुख क्या होगा और किस तरीके से वो इन पर आगे बढ़ना चाहेंगे, किस तरीके की चुनौतियां होंगी। समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर अनिल त्रिगुनाथ सर, आप बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे साथ WTO में रहे फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जयंत दासगुप्ता साहब हैं, सर आपका स्वागत है। और हमारे साथ सामरिक एक्सपर्ट जयदेव रानाडे सर हैं, आपको भी सर बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत त्रिगुनाथ सर मैं आपसे करना चाहूँगा कि जब अमेरिका में अब नए राष्ट्रपति कुछ ही घंटे के बाद जब शपथ लेंगे, और उसके बाद अगर हम वैश्विक नज़रिए से देखें तो सबसे पहले विदेश नीति अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि ट्रंप साहब से पहले विदेश नीति में जो एक लाइन तय होती थी उसे किस तरीके से ट्रंप साहब के प्रशासन ने बदला, क्या बड़े बदलाव, और उसके बाद क्या होगा अब नए राष्ट्रपति के आने के बाद, क्या उसमें हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं, कुछ मेजर टर्न्स की बात करें, यू टर्न्स की बात करें, या कुछ नए स्टैंड की बात करें? देखिए कविन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 चीजें देखनी होंगी इसमें। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे या हैं अभी भी, उनका जो नजरिया, जो स्टाइल था, वो एक डिसरप्शन थे एक तरह से फॉरेन पॉलिसी के डोमेन पे, सारी दुनिया के हिसाब से। चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे विश्व रहा हो, उन्होंने अपने ढंग से अपनी पॉलिसी को चलाया और जो बिल्कुल लीक से हटके थी। लेकिन आज जब अगर आप उनका वीडियो, जो फेयरवेल वीडियो उन्होंने दिया है, तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और मैं हमेशा से मेंटेन करता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे राष्ट्रपति काल में कोई भी नया वॉर शुरू नहीं हुआ, कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ पिछले डेकेड्स के अंदर। तो ये एक बड़ी बात है। तो वो एक मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स उन्होंने लगाई हर जगह और कोशिश किया, और जो उनका स्टाइल था कि किसी तरह से लोग कब्जे में आ जाएंगे और काम करेंगे। तो अगर आप देखें तो उनकी पॉलिसी ज़्यादातर तो सक्सेसफुल नहीं हुई है, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ वेस्ट एशिया में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही हैं। देखिए, उन्होंने जो एक अब्राहम अकॉर्ड्स, एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ लैंडमार्क डील उन्होंने करा दी, क्योंकि उनके हिसाब से हर चीज़ एक डील है, वो उन्होंने किया है। पैलेस्टीनियंस को भी अब एक तरह से समझ आ गई, तो वो भी एक सोच रहे हैं किसी तरह से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाए। अरब और इजरायली एक तरफ आ गए, ईरान को एक कोने में उन्होंने रखा है। टिल द लास्ट डे वो सैंक्शंस से अपने नहीं हटे। लेकिन सबसे जो उन्होंने गलत काम के मेरे ख्याल से किया है कि वो एक इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय एक व्यवस्था थी, जो एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले तो वो क्लाइमेट चेंज से बाहर हो गए। दूसरा, उन्होंने WTO को बिल्कुल निरस्त कर दिया। तीसरा, उन्होंने WHO से बाहर हो गए, जो जबकि कोविड इतना सबसे ज़्यादा उन्हीं के मुल्क को सफ़र कर रहा है। शुरू में उन्होंने शी जिनपिंग के साथ बड़ी दोस्ती करी, बाद में एक तरह से कोल्ड वॉर 2.0 तक आ गए। अब अगर आप देखें तो किसी भी मुद्दे में अगर लें आप उनको, तो इंडो पैसिफिक को एक नए तरह का उन्होंने आयाम दे दिया, जो अब तक शुरुआत जरूर भले ही डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में रही हो, लेकिन इनके टाइम पे उसको एक नई सलियंस मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के साथ उनके रिश्ते मैं समझता हूँ काफी हद तक बहुत अच्छे बढ़ गए हैं और प्रगाढ़ हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करें, तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका यूनिलैटरल सिस्टम जो था काम करने का, उसने सबसे ज़्यादा घाटा पहुंचाया। तो मैं समझता हूँ कि बाइडेन जी के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि उन पॉलिसीज़ को
कम करें, ज्यादा करें, क्या करें, उल्टा करें, नहीं करें, ये सब बात रहेगी। लेकिन वो सबसे पहले उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि अमेरिका की जो साख है दुनिया में एक बड़ी डेमोक्रेसी की, वो खत्म हो गई। और उसके वजह चलते उनको एक मॉरल अथॉरिटी मिल जाती थी वर्ल्ड में, हाइपर पावर होने के अलावा भी कुछ कह सकें, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हो। तो उन सब पे वो आगे किस तरह करेंगे? पहले तो अपने मुल्क को बराबर करना है। आज ये डिवाइडेड स्टेट है। अगर आप देखें तो उनका जो उद्बोधन होगा उसमें उन्होंने कहा है अमेरिका यूनाइटेड, दैट इज द थीम ऑफ दैट। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। दूसरा चैलेंज है कोविड, तीसरा चैलेंज वहां की इकोनॉमी। ये तीनों चीजें सबसे बड़े चैलेंजेस उनके सामने हैं। तो 100 दिन के जो कार्यकाल आ रहा है उसके बारे में जो बोला गया है कि 100 मिलियन वैक्सीन देंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी वो है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो 2-3 चीजें उन्होंने कहा है कि जैसे मुस्लिम्स के खिलाफ एंट्री का था उसको बंद कर देंगे एकदम से, विच वॉज अ रॉन्ग थिंग टू डू बाय ट्रम्प, लेकिन उसको वो हटा देंगे। इस तरह क्लाइमेट चेंज को ज्वाइन करेंगे इमीडिएटली। उन्होंने जॉन कैरी को एक स्पेशल दर्जा दिया है कैबिनेट मिनिस्टर का, और वो उसके स्पेशल एनवॉय रहेंगे। तो इससे पता लगता है कि वो सीरियस रहेंगे। चीन के ऊपर राणा डे साहब यहाँ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि चीन के साथ में जैसी हमारी पॉलिसी है कंपटीशन कोऑपरेशन, वही चलेगी उनकी भी। ओके। और आगे देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो रशिया के साथ जरूर उनके रिश्ते खराब रहेंगे, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो उनकी एक कंपटीशन की पॉलिसी रहती है और जानते हैं कि रशिया ही एक ऐसा मुल्क है जो उनको मिलिट्रली, टेक्नोलॉजिकली कहीं ना कहीं बराबरी कर सकता है। और रशिया इस वक्त पिछले 4 साल में काफी आगे बढ़ गया है मिडिल ईस्ट में और डिफरेंट एरियाज में उसकी स्ट्रेंथ। तो ये एक पुतिन और बाइडेन के बीच में किस तरह की समस्या रहेगी। लेकिन क्लाइमेट चेंज हुआ, बड़े मुद्दे हुए, उसके ऊपर उन्हें चीन के साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। भारत को मेरे ख्याल से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा से प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो हर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रही है, चाहे वो ट्रंप का हो या किसी का, ट्रेड में स्पेशली। वो दासगुप्ता साहब जरूर बताएंगे इसके बिल्कुल, मैं बारे उस में। पर भी आऊंगा, क्योंकि पहले जिस तरह आपने कहा अनिल सर कि जो बड़े ऐसे मुद्दे, और खासतौर पर अगर सामरिक नजरिए से, या जो अमेरिका की एक पहचान थी वर्ल्ड लीडर और एक आगे बढ़कर किसी भी चीज को लीड करने की, उससे ट्रंप साहब ने अलग किया अमेरिका को। उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, जैसा कि कहा अनिल सर ने बहुत अहम, कि उनके लिए यानी कि ट्रंप साहब के लिए सबसे महत्वपूर्ण था डील, यानी कि इकोनॉमिक और मुनाफा और किस तरीके से व्यापार है उस पर उनका फोकस रहा है। लेकिन राणा सर, अगर अमेरिका के हम ट्रंप साहब से पहले के इरा को देखें, ट्रंप साहब के इरा को देखें, और अब बाइडेन साहब को देखेंगे, अफगानिस्तान का जैसे मसला है, या फिर ईरान को लेकर जो पॉलिसी रही है, चीन के साथ जिस तरीके का टफ स्टैंड पिछले कुछ वर्षों में दिखा है, यानी कि सामरिक नजरिए से, और किस तरीके से बाइडेन साहब के सामने आपको लगता है कि ये बड़े मुद्दे हैं, चुनौती के नजरिए से हैं, और कितना स्पेस या स्कोप दिखता है वहां से बहुत ज्यादा बदलने का, और उसकी उम्मीदें दिखती हैं? हम फॉरेन पॉलिसी में देखते हैं, वहां पे बाइडेन ने स्पष्ट किया है कि वो क्लाइमेट चेंज पे जरूर बहुत जोर देंगे। केरी को अपॉइंट किया है, उसको मेंबर ऑफ द प्रिंसिपल्स बनाया है, यानी कि वो जो खास कैबिनेट ग्रुप जो मिलती है उसमें वो रहेंगे। तो उस पर तो जोर जरूर देंगे। दूसरी बात, WHO के बारे में और WTO के बारे में। WHO में एक खास बात यह है कि एंटनी ब्लिंकन जो अपना सेनेट हियरिंग्स कल कर रहे थे 19 तारीख को, उन्होंने उसमें कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि ताइवान बगैर देश माना हुआ, बट ताइवान एज एन एंटिटी, जहां पे भी वो सपोर्ट करके अंदर ला सके कोई भी अंतरराष्ट्रीय ग्रुपिंग में, वो जरूर करेंगे। तो यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि WHO और WTO में वो ताइवान को अंदर लाने का प्रयत्न करेंगे। तीसरी बात, उसने कहा कि ताइवान को जो भी अभी तक किया है, वो जो रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए थे कॉन्ट्रैक्ट का या आर्म सेल्स का, उन्होंने कहा वो सही है, ओवरड्यू थे, और हम उसी को फॉलो अप करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चीन पे जो दबाव ट्रंप ने लाया था, ट्रंप ने जो दिया था, वो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जारी रखेगी। ये बात अलग कि बातचीत में या पढ़ाई लिखाई में वो शायद शब्द जो हैं थोड़ा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करे, पर जो कड़क जो स्टेप्स है वो रहेंगे। उन्होंने जो कॉमर्स सेक्रेटरी भी जो नॉमिनेट किया है वो भी ऐसे ही हैं, वो भी चीन के खिलाफ सख्त स्टेप उठाने वाले हैं। और दो और चीजें मैं जोड़ूं, एक कि जो यूएस
डिफेंस डिपार्टमेंट के सचिव बनाए गए, वहां पे मिनिस्टर जो है उसको एक स्पेशल एडवाइजर दिया है चीन के मामले, और वो बाइडेन का खास एडवाइजर था, उसने उसको दिया है, वो चाइना एक्सपर्ट है, यानी कि चाइना का जो मुद्दा है वो फ्रंट एंड सेंटर रहेगा। और तीसरी बात, कर्ट कैम्पबेल जो है उसको इंडो पैसिफिक का पद दिया है, जार फॉर एशिया इंडो पैसिफिक। अब लोग कह रहे थे यहाँ पे एनालिस्ट वगैरह वहां पे भी कि इंडो पैसिफिक से शायद फोकस हट गया है, पर नहीं हटा है। वो अब दिखाई दे रहा है कि कैम्पबेल जिसको कहते हैं एशिया जार, वो इंडो पैसिफिक का उसको टाइटल दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसका ये मतलब बनता है कि जब रूस पे तो दबाव रहेगी, पर चीन पे भी दबाव रहेगी, क्योंकि जो ट्रंप ने किया था वो 30 साल के बाद उसने पॉलिसी रिवर्सल की थी चीन पे, और मेरे ख्याल से उसमें डेमोक्रेट रिपब्लिकन सब सहमत थे, और वो जो बायपार्टिजन सपोर्ट है वो अभी भी रहेगी। और इसमें वो लोग ये समझेंगे कि रूस को भी दबाव में रखना चाहिए ताकि वो ज्यादा ताकतवर ना हो। तो चीन एक लॉन्ग टर्म प्रेशर पॉइंट बनेगा अमेरिका के लिए। भारत में भी भारत के इसमें भी बायपार्टिजन सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट मिलते रहेगी। पर जैसे इन्होंने कहा कि थोड़ी थोड़ी बातों पे कुछ ना कुछ इरिटेशन या क्रिटिसिज्म होगी, वो चलती रहने जी। उसमें अमेरिका का इतना ये प्रोफाइल नहीं रहेगा, क्योंकि वो खुद काफी बीटिंग लिए हुए हैं 6 जनवरी के बाद। बिल्कुल जयंत सर, जो जयदेव सर कह रहे हैं कि अगर विदेश नीति के मसले पर, खासतौर पर सैन्य रक्षा के नज़रिए से अगर समझा जाए, क्या कोई ऐसा आपको लगता है बड़ा मसला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है अमेरिका के सामने, जहां पर पॉलिसी रिवर्सल की चांसेस बनते हों, या फिर चुनाव के दरमियान कुछ इस तरीके के बयान बाइडेन साहब या उनकी टीम की ओर से नज़र आते हों, या फिर कमोबेश कहीं ना कहीं जो रुख, चाहे वो चीन को लेकर रहा हो या ईरान को लेकर हो या अफगानिस्तान को लेकर हो, इवन कोरिया को लेकर भी, वो कमोबेश कुछ लाइन वही रहेगी, वर्डिंग्स थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं? मेरे ख्याल में अंतर्राष्ट्रीय जो नीति उनकी होगी, विदेश नीति होगी, उसमें सबसे पहले वो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में रीजॉइन करेंगे, फिर से योगदान करेंगे, और उसके जितने कमिटमेंट्स थे जो ट्रम्प साहब उसमें से बाहर हो गए थे, यूएस को बाहर निकाल लिया था, वो सारे वो अपने स्वीकार कर लेंगे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा है कि ईरान के संदर्भ में जो G5+ चाइना ने एक समझौता किया था, जिसमें वो ओबामा साहब के समय में हुआ था, बाइडेन साहब वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उससे निकल जाने के चलते ईरान में फिर से न्यूक्लियर जो मटेरियल्स हैं उसके एनरिचमेंट का प्रोसेस चालू हो गया है, और उसमें एक एंटी अमेरिकन बहुत स्ट्रॉन्ग एक वेव सा आ गया है, और जिसका फायदा चीन ले रहा है, कुछ हद तक रूस भी ले रहा है। तो इसमें मेरे समझ में कुछ दिनों में, तुरंत तो नहीं लेकिन कुछ दिनों में जरूर बदलाव आएगा, और यूएस फिर से G5+ चाइना वाले जो समझौता में जिसमें से ट्रम्प बाहर निकल गए थे, उसमें फिर से भाग लेगा। तीसरी बात है कि जो इंडो पैसिफिक का जो मामला है, जो पिवट की बात है, वो ट्रम्प ने शुरू नहीं की थी, वो बराक ओबामा साहब के समय में शुरू हुई थी, पिवट टू द ईस्ट और टू एशिया, और कुछ इस तरह के मामले, और सिनकाकू आइलैंड जैसे उसमें चीन ने अपने एयरस्ट्रिप बनाए थे और उस पर से ओवरफ्लाई किया था यूएस के एयरक्राफ्ट, वो सारे मेरे ख्याल में ओबामा साहब के समय में ही हुए थे। तो ये ट्रम्प साहब के समय में इसमें और ज़्यादा एक तेजी आई, और चीन ने भी कुछ इस तरह की हरकतें की जिससे कि यूएस को और क्वाड जैसे एक बना, एक ठोस संगठन के रूप में उभर कर आया। ये ट्रम्प साहब के समय में हुआ। तो मेरे ख्याल में ये नीति जो है ये आगे बढ़ाई जाएगी बाइडेन साहब के द्वारा, और चीन के मामले में कहीं कोई शिथिलता नहीं आएगी या नरमी नहीं आएगी। ये जरूर है कि जिस प्रकार से व्यापार के मुद्दे में चीन के साथ में
कुछ कदम उठाए गए थे और यूनिलैटरल कदम उठाए गए थे, चीन ने भी रिटेलिएट किया यूनिलैटरल कदम उठाकर, वो शायद बाइडेन साहब ना करें, वो नियम कानून मानकर चलेंगे, लेकिन चीन पर दबाव बना रहेगा कि वो जिस प्रकार से सब्सिडाइजेशन करता है, जिस प्रकार से WTO के नियम कानूनों का उल्लंघन करके चोरी छिपे बहुत सारी सुविधाएं अपने लोगों को, एक्सपोर्टर्स को देता है, वो सारे डिसिप्लिन में आएंगे। तो WTO का, इससे मैं इस मुद्दे पर आता हूं, WTO से ट्रंप साहब करीब करीब वापस मतलब निकल गए थे, इन द सेंस कि उसकी जो एपेलेट बॉडी है उसको बिल्कुल धराशायी कर दिया था, नेगोशिएशंस भी चल नहीं रहे थे, यूएस उसमें भाग नहीं ले रहा था सक्रिय रूप से। तो ये सारी बातें जो है सो फिर से मेरे ख्याल में बाइडेन साहब के समय में 4 महीने 6 महीने लगे जितने भी, लेकिन इसी साल वो उसमें परिवर्तन आएगा और यूएस फिर से सक्रिय भाग लेगा, अंशदान करेगा WTO के मामले में। और उसमें एक मुद्दा ये होगा कि चीन को किस प्रकार से डिसिप्लिन किया जाए अगर वो इसका नाजायज फायदा उठा रहा है, सब्सिडीज का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, अन्य कई एग्रीमेंट्स हैं उसमें WTO के, तो ये होगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि WHO में भी यूएस ट्रंप के समय में वो लगभग उन्होंने एक विथड्रॉल जैसा ही कर दिया था, वो सक्रिय अंशदान नहीं कर रहे थे। तो उसमें ये मामला है कि कोविड के मामले में जैसे आपके वैक्सीन्स कई देशों में बनाए जा रहे हैं, तो जो विकसित देश हैं उन्होंने अपनी जितनी आबादी है, जितने लोगों को देने की जरूरत है, उसके कहीं 2 गुना 3 गुना, कुछ देशों ने 5 गुना वैक्सीन खरीद लिया है या करार कर लिया है। तो इसके चलते जो विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, उनको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि उनको वैक्सीन नहीं मिलेगी। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोगिता की जरूरत है, मिल बैठ करके तय करने की जरूरत है कि जितना वैक्सीन तैयार किया जाएगा और जितने लोगों को जरूरत है उसमें एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इस मामले में भी मेरे ख्याल में ट्रंप, बाइडेन साहब जरूर इसमें एक पहल करेंगे और इसमें WHO के जो मीटिंग्स हो रही हैं, बैठक हो रही हैं, उसमें उनके प्रतिनिधि जरूर इसमें पहल करेंगे और इसमें एक अच्छा एक समाधान निकलेगा। तो ये सारी बातें हैं। और अंत में मैं ये कहूंगा कि यूएस ने जो लीडरशिप रोल जो इंटरनेशनल एरिना में आप मिलिटरीली अगर छोड़ भी दें, तो आर्थिक मामलों में भी जो लीडरशिप रोल उन्होंने उसमें से विथड्रॉ करना शुरू कर दिया था ट्रंप के समय में, मेरे ख्याल में ये अब नहीं रहेगा। इसमें भी एक गति आएगी कि यूएस फिर से कोशिश करेगा कि जो उसका लीडरशिप रोल पहले था वो फिर से ऑक्यूपाई करे। और दूसरी बात है इस संदर्भ में कि लीडरशिप के लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस, कुछ त्याग, कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जो ट्रंप नहीं करना चाहते थे जिस कारण से भी हो। तो बाइडेन साहब के समय में ये मेरे ख्याल में होगा कि यूएस सभी से योगदान मांगेगा, लेकिन अपना योगदान भी देगा। ऐसा नहीं कहेगा कि यूएस ने बहुत कुछ योगदान पहले ही कर दिया है, अब कुछ देने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ मिलने की जरूरत है उसको। ऐसा मेरे ख्याल लीडरशिप जो रोल है वहां पर कुछ रिवर्सल दिख सकता है अमेरिकी पॉलिसी में। राणे साहब, मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था जो कि जयंत सर कह रहे हैं कि अगर ट्रंप साहब से पहले की बात करें, चाहे वो सामरिक या सैन्य मसले रहे हों या फिर आर्थिक मसले रहे हों, वहां पर एक लीडरशिप रोल अमेरिका दिखता था और वो आगे बढ़कर उस रोल को निभाता भी था। लेकिन ट्रंप साहब के आने के बाद उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन रहा है। और क्या इसी के चलते मेरा सवाल यह है कि अफगानिस्तान या ईरान जैसे बड़े मसलों पर कुछ यहाँ पर पॉलिसी में चेंज आपको लगता हो सकता है, और जो लीडरशिप रोल है वो निभाना अब अमेरिका के लिए नए राष्ट्रपति के सामने कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? मेरे ख्याल से कोई भी नया इनिशिएटिव लेना मुश्किल होगा बाइडेन को अभी फिलहाल, कम से कम 6 महीने 1 साल के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा नेशनल इश्यूज जो हैं वो अब फॉरमोस्ट हैं, उसके लिए वो फोकस पॉइंट्स हैं। और दूसरी बात यह है कि 6 जनवरी को जो हादसा हुआ था वॉशिंगटन में, कैपिटॉल में, उसके बाद जो इमेज थी अमेरिका की
वो बहुत डैमेज हुई है। और उसके साथ जो ये पैंडेमिक हुआ है और जिस तरीके से अमेरिका उसको संभाल नहीं पाया, वो भी उसके इमेज को काफी डैमेज किया है। ये इकोनॉमिक इमेज और उनका इंटरनेशनल प्रोफाइल जो है, दोनों डैमेज हुए हैं एज ए सुपर पावर। तो अफगानिस्तान में मेरे ख्याल से वो संभल के चलेंगे। वो अभी जो सिचुएशन है वो रखे रहने दें। मेरे ख्याल से वो विड्रॉल नहीं करेंगे। जो पहली बात होती थी विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, मेरे ख्याल से वो रोक रखेंगे उसको, क्योंकि अभी तो वो संभालना चाहेंगे अपना पोजीशन जैसा है। ईरान पे प्रेशर है। मेरे ख्याल से बाइडेन जो है ईरान से के साथ बातचीत करेगी और देखेगी कि कोई समझौता हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ट्रंप ने काफी सख्त स्टैंड लिया था वहां। तो पर बाइडेन के समझ से वो कोई और तरीके भी होंगे वो डील करने के लिए या समझौता पहुंचाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये होगा। पर वहां पे भी बाइडेन देखेंगे कि चीन का भी हाथ है अफगानिस्तान में और ईरान में भी दखल दे रही है, तो उसको भी चेक करने की कोशिश होगी। अनिल जी, दो चीज़ें और महत्वपूर्ण दिखती हैं, क्योंकि ट्रंप साहब से पहले अमेरिका या अमेरिकन फर्स्ट का नारा उतने ज़ोर शोर से नहीं सुनाई देता था जितना कि ट्रंप साहब के कार्यकाल के रहा। और ये कहा जाता है कि जो आप जैसे लोग वहाँ पर रहे हैं अलग अलग राजनीतिक स्तर पर, कि वो पीक पर दिखा है ट्रंप साहब के चलते, और इसी के चलते जो राष्ट्रवाद है वो भी चरम पर पहुँचा। क्या इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों के इश्यूज थे और कहीं ट्रंप साहब के वो बॉर्डर पर दीवार बनाने का मसला रहा हो, या इस तरह के जो इमिग्रेशन के इश्यूज रहे हैं, वहाँ पर बाइडेन साहब के सामने कितनी बड़ी चुनौती आपको दिखती है? और वहाँ पर जो बदलाव की अगर हम बात कहें या सोचें, वो कितना मुमकिन दिखता है? क्योंकि राणे साहब ने जैसा कहा कि अभी भी जो अमेरिका है वो डिवाइडेड है। एक बहुत बड़ा तबका है जो कि ट्रंप के समर्थन में रहा है और वोट शेयर ये साबित करते रहे हैं। देखिए, वोट शेयर तो इस बार भी वही है। 75 मिलियन लोगों ने जो है 74 मिलियन लोग अभी भी ट्रंप को सपोर्ट करते रहे। उसी के चलते उन्होंने वो कैनाड लाए बनाया कि वो जीते हैं इलेक्शन, और ये इलेक्शन से स्टील हुआ है। तो वो जो जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, और उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी जो उसको बहुत जोर शोर से किया, लेकिन उसको एक इस सीमा तक ले गए कि उसने उनके ही इकोनॉमी को हर्ट करना शुरू कर दिया बाद में, क्योंकि उन्होंने हर एक के साथ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी है कि तुम मुझे दो मैं वो देता हूँ, उस तरह की। और एक बड़े मुल्क के साथ में इस तरह इंटरनेशनल डोमेन में थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं जैसा अभी सबने ही कहा कि अमेरिका एक डिवाइडेड मुल्क है इस वक्त, जहाँ पर लोगों को सबसे पहले ये है, और आप ये नहीं कह सकते कि कल को वो नहीं जाएंगे कहने कि अमेरिका फर्स्ट नहीं है। अमेरिका फर्स्ट सबके लिए रहेगा, हमेशा रहता है। आजकल हम भी इंडिया फर्स्ट करते हैं। तो हर एक कंट्री के लिए अपना मुल्क सबसे पहले है, वो ये करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है बेटर अमेरिका, एक नई तरह की चीज़। तो वही बातें होंगी, लेकिन एक डिफरेंट नुआंस रहेगा। लेकिन चूंकि इंगेजमेंट उन्होंने कहा है कि हम अपने जितने पार्टनर्स हैं, चाहे यूरोप, देखिए यूरोप के साथ में भी रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए थे बीच में ट्रंप के, चाहे वो जर्मनी में रशिया के साथ हो पाइपलाइन के बारे में, या यूरोपियन यूनियन या नेटो में, सब जगह इस तरह की एक जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप उन्होंने करी है। तो वो उसको मैं समझता हूँ कि ये बाइडेन कोशिश करेंगे कि उनके साथ मिलें और सारे मुद्दों के ऊपर बात हो, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। लेकिन उनके पास जो डोमेस्टिक लेवल पे जैसे इमिग्रेशन का इशू है, वो एक बहुत बड़ा इशू माना जाता है वहाँ पे। लेकिन जहाँ तक अब तक हमने स्टेटमेंट सुने हैं, सबसे पहला उन्होंने कहा कि जैसे ट्रंप ने सारे मुस्लिम कंट्रीज, कुछ मुस्लिम कंट्रीज से लोगों को आने के लिए बैन किया हुआ था, उसको वो हटा देंगे। वो उनका सबसे पहला एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर रहेगा। तो वो एक अच्छी पहल है। दूसरी चीज़ ये कि मैक्सिको हो या कनाडा हो, उन्होंने सबने कहा है कि जो नेफ्टा था या इम्प्रूव नेफ्टा जो बनाया है ट्रंप ने, उसको वो मानते हैं, क्योंकि वो दोनों कंट्रीज ने उसको रेटिफाई कर दिया है अब। तो ये उसमें चलता रहेगा। तो उनके जो मेन नेबर्स हैं उनके साथ में वॉल चाहे ना ही चाहिए, लेकिन बॉर्डर मेंटेनेंस तो हमेशा रहती है और वो रहेगी वहाँ पे। तो ये जो एक चीज़ देखें, अगर आप तो कोई एक आपके पीछे ऐसा नेता आता है जो चाहे भले किसी तरह पॉलिसीज को चलाए, जो आने वाला एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए उन चीज़ों को ओवरटर्न करना बड़ा मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि उसके बड़े लार्ज स्केल रिपरकशंस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी आप एंटनी ब्लिंकन की अगर वो पढ़ें, तो जेरूसलम के मामले में उसने कहा कि नहीं, हम एम्बेसी वहाँ से नहीं हटाएंगे, और ये इतना बड़ा मुद्दा था जो ट्रंप ने खड़ा कर दिया वहाँ वेस्ट एशिया के अंदर में। सिमिलरली गोलन हाइट्स के ऊपर, या चाहे पैलेस्टाइन इशू हो, या ईरान के ऊपर उन्होंने कहा
कि हम बात करेंगे डीपर और ब्रॉडर एक एग्रीमेंट लाएंगे, तो उसमें जरूर वो डिफर करते हैं ट्रंप के उससे, और ये सही भी है, क्योंकि अगर हमें शांति चाहिए उस रीजन में तो ये बड़ा जरूरी है। और आज के रिपोर्ट्स आई हैं कि यूएई और सऊदी, इन सब कंट्रीज ने, गल्फ वालों ने कहा है कि जब आप नेगोशिएट करें तो हमें भी उसमें होना चाहिए, ताकि हम अपने कंसर्न भी ईरान के सामने रख सकें। और ईरान से आज आया है कि ईरान बिल्कुल तैयार है अगर अमेरिका टेबल पर आता है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर ये होगा। लेकिन मैं नहीं समझता, जैसे सबने कहा है कि एकदम होगा, लेकिन विंडो बड़ी क्लोज होती जा रही है ईरान जहां तक है। देखिए, इलेक्शन है ईरान में भी, और रूहानी जब तक है तब तक ये बड़ा क्विकली हो सकता है, अगर क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट कंजर्वेटिव आई, दूसरा कंजर्वेटिव लीडर आ गया, और खमेनी उसी टाइप के है, तो आप सोचिएगा कि और मुश्किल हो जाएगा उनको वापस आना एक्सपेंडेड टर्म्स के ऊपर में। तो अभी अगर हो सकता है कि कुछ शायद सैंक्शंस ला दें। यूरोपियन कंट्रीज E3 जो हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ईरान डील कंटिन्यू हो जाए, और ईरान को कंट्रोल में रखे हुए हैं अभी तक। और ईरान ने भी, अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में सारी सैंक्शंस होने के बावजूद हर एक उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस मेंटेन करी है। तो मैं समझता हूं कि ये एकदम करना, हर चीज को अंडू करना बड़ा मुश्किल होगा, और उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन उनकी एक प्रेडिक्टेबल पॉलिसी है, और विच इज गुड फॉर द वर्ल्ड। जैन साहब, बहुत संक्षेप से वक्त खत्म हो रहा है। कोई एक ऐसा मसला आर्थिक क्षेत्र में जहां पर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, जो वर्ल्ड में ट्रेड ऑर्डर की बात हो रही थी, मल्टीलेटरल संगठनों की बात हो रही थी, और ओपननेस की बात हो रही थी, क्या उस दिशा में कुछ उम्मीद बनती है या इंतजार करना होगा? 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। बराक ओबामा साहब ने एक बहुत ज्यादा जोर दिया था और अपना पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट किया था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को नेगोशिएट करने में, जिसमें से ट्रंप साहब पहले ही दिन उसमें से निकल गए। तो मेरे ख्याल में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो इंडो पैसिफिक के ओवरऑल यूएस इनिशिएटिव और स्ट्रेटजी को एक सपोर्ट करता है, उसमें फिर से पहल होगी, और शायद वो फिर यूएस किसी न किसी फॉर्म में उसमें ज्वाइन करे। दूसरा है कि जिस प्रकार से 2008 के बाद जो ग्लोबल रिसेशन आया, उसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुआ G7 की ओर से, विकसित देशों की ओर से। तो इस बार भी जो पैंडेमिक के बाद नॉर्मलसी लौटाने में, इकोनॉमिक नॉर्मलसी लौटाने में, इस प्रकार की एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, खास करके बड़े देशों के लिए ये जरूरी होगा। और ट्रंप साहब के समय में कहना नहीं आ सकता है, लेकिन ये शायद नहीं होता, क्योंकि वो पर्सनल ट्रस्ट की भी कमी थी और वो कुछ इनवर्ड लुकिंग हो गए थे। तो इस बार बाइडेन साहब के आने के बाद उसमें शायद एक गति मिलेगी और उसमें आगे बढ़ पाएगा विश्व। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस मसले पर जुड़ने के लिए और समझाने के लिए हमारे दर्शकों को कि नए राष्ट्रपति के सामने क्या वो बड़े मुद्दे हैं जो अमेरिका के लिए न सिर्फ बल्कि दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, और उन पर क्या ट्रंप के बाद बाइडेन कुछ नया रुख, नया रास्ता लेंगे या फिर अमेरिका की पुरानी पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।